एविएशन सेक्टर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसे इंडिया में हमेशा ही अनकंफर्टेबल माना गया है और इसके अंदर हमने बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों को बर्बाद होते हुए देखा है। जैसा कि पिछले 10 सालों में भारत के अंदर जेट एयरवेज, किंगफिशर, सहारा एयरलाइंस और यहाँ तक कि एयर डेक्कन जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स भी प्रॉफिट नहीं कमा पाए और उन्हें मजबूरी में एविएशन सेक्टर को छोड़ना पड़ा। लेकिन इन्हीं एयरलाइंस के पीछे एक ऐसी भी कंपनी थी जो साल दर साल अपने प्रॉफिट में लगातार वृद्धि करती जा रही थी और यह कोई बाहरी कंपनी नहीं थी, इंडिया की ही थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिगो की, जिसके जरिए ऑन एन एवरेज भारत के 100 में से 57 पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। कैसे अपनी बेहतरीन स्ट्रेटेजी से इंडिया एविएशन मार्केट में बड़े बड़े जेट्स को पीछे छोड़कर इंडिगो ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली और सबसे सस्ते टिकट देने के बावजूद भी पिछले 10 सालों में यह एयरलाइन कंटिन्यूसली प्रॉफिट कमा रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, 2006 में इंडिगो एयरलाइंस को शुरू किया था राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने। जब ये दोनों फाउंडर ने इंडियन एविएशन स्पेस में इंटर किया तब मार्केट में एयर इंडिया, डेक्कन और जेट एयरवेज जैसे बड़े बड़े जेट्स पहले से ही मौजूद थे। लेकिन इन एयरलाइंस का इंडिया के आसमान में तो बड़ा कब्जा दिखाई देता था, लेकिन असल में ये कंपनियां लगातार लॉसेस में जा रही थी। वैसे तो इंडिगो एयरलाइंस को 2004 में ही लाइसेंस मिल गया था, लेकिन बाकी कंपनीज के लॉसेस को देखकर इनके फाउंडर इस सेक्टर में आगे बढ़ने से घबरा रहे थे और यही वजह थी कि 2 साल तक काफी डीप स्टेट करने के बाद फाइनली 4 अगस्त 2006 को इंडिगो ने अपनी पहली उड़ान भरी। अब शुरू के कुछ सालों में बाकी एयरलाइंस की तरह इंडिगो को भी नुकसान झेलना पड़ा, जहां 2006-07 में 200 करोड़ वहीं 2007-08 में 234 करोड़ के नुकसान में डूब गए। लेकिन इनकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त थी कि 2008 में अचानक इंडिगो प्रॉफिट कमाने लगती है। जहां एक टाइम सभी एयरलाइंस डूब रही थी, वहीं इंडिगो को 2009 में 82 करोड़ तो 2010 में 484 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वो समय था जब पूरी दुनिया डिग्रेड रिसेशन से उभरने में लगी हुई थी। पर आप लोगों को पता है इंडिगो ने अपनी मोनोपोली क्रिएट की मेनली 3 पिलर्स पर फोकस करके। फर्स्ट, लो फेयर, सेकेंड, बीइंग ऑन टाइम, थर्ड, डिलीवरिंग अ हसल फ्री एक्सपीरियंस। अब एविएशन इंडस्ट्री में एयरलाइंस को शुरुआत करने के लिए पानी की तरह पैसे बहाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पहले से ही मौजूद एयरलाइंस थे वह भी अपने टिकट प्राइस पर नाम मात्र ही प्रॉफिट कमा पा रहे थे। ऐसे में इंडिगो के लिए चैलेंज यह था कि उन्हें पहले तो मार्केट में एग्जिस्टिंग एयरलाइन से कम प्राइस पर टिकट ऑफर करने थे और दूसरा खुद को प्रॉफिट में भी रखना था। वैसे तो यह काम बहुत कठिन था, लेकिन इंडिगो ने ऐसा करके दिखा भी दिया। पर ये किया कैसे, ये समझने के लिए हमें वापस 2005 में चलना पड़ेगा, जब इंडिगो अपना बिजनेस मॉडल प्लान कर रहा था। उस समय इसने एयरबस को 100 एयरक्राफ्ट का बल्क ऑर्डर दिया था, जिसकी ऑर्डर वैल्यू थी $6 बिलियन और ये उस टाइम एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील थी। अब एयरबस के एयरक्राफ्ट 1988, 90 और 92 में इंडिया के कई बड़ी दुर्घटना के शिकार हो गए थे, इसलिए बाकी कंपनियां सिर्फ बोइंग एयरक्राफ्ट को ही खरीदना प्रेफर करती थी और एयरबस को इंडियन मार्केट से अलविदा कहना पड़ गया था। लेकिन सवाल यह है कि राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने एयरबस के एयरक्राफ्ट को खरीदने का रिस्क आखिर क्यों लिया? एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी सोची समझी चाल थी। असल में अपने एयरक्राफ्ट की सारी प्रॉब्लम पर काम करके उसे फिक्स करने के बाद एयरबस इंडियन मार्केट में रिटर्न करने का एक गोल्डन चांस तलाश रहा था। ऐसे में जब उसे इंडिया से 100 एयरक्राफ्ट का बुक ऑर्डर मिला तो उसने उस ऑर्डर पर एक बहुत बड़ा डिस्काउंट भी दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार यह भी बताया जा रहा था कि यह डिस्काउंट 50% से भी ज्यादा का था। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडिगो को कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन फाउंडर का प्लान सिर्फ सस्ते प्राइस पर एयरक्राफ्ट को खरीदकर उन्हें आसमान तक की सैर कराना नहीं था, बल्कि उन्होंने बहुत आगे की सोच रखी थी और अपनी इसी प्लान पर काम करते हुए उन्होंने सेल एंड लीज बैक स्ट्रेटेजी को अपनाया। यानी इंडिगो ने पहले आधे दाम पर एयरक्राफ्ट खरीदे, फिर उसे करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग या 20 से 30% प्रॉफिट के साथ एक एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनी बीओसी एविएशन को बेच दिया। अब इस स्ट्रेटेजी से उन्होंने एयरक्राफ्ट को खरीदने में लगने वाला कॉस्ट भी रिकवर कर लिया और साथ ही 20 से 30% का प्रॉफिट भी कमा लिया। और दोस्तों, जैसा कि इंडिगो के फाउंडर पहले से ही जानते थे कि एविएशन हिस्ट्री एक बेहद रिस्की फील्ड है और पहले से ही बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियां यहाँ लॉसेस रिकवर करने में लगी हुई हैं, इसलिए इन एयरक्राफ्ट को बेचने से सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि किसी भी मुश्किल समय में सर्वाइव करने के लिए
यह कंपनी खुद को पहले से ही प्रिपेयर कर ली थी। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि सारे एयरक्राफ्ट बेच दिए गए तो ये उड़ान कैसे भरेंगे एयरक्राफ्ट को लीज पर लेकर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इंडिगो ने वापस उसी लीजिंग कंपनी BOC से बाद से 5 से 8 साल के लिए कुछ एयरक्राफ्ट लीज पर ले लिए और इससे फायदा यह हुआ कि एक बार में सारे एयरक्राफ्ट बेचकर उन्होंने काफी सारे पैसे सेव कर लिए और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लीजिंग कंपनी को देकर आराम से अपना बिजनेस ऑपरेट करने लगे। इसके बाद इंडिगो के लिए एक बड़ा चैलेंज था ऑपरेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना, जिसके लिए उसने अपनाया हब एंड स्कोप मॉडल को और इसका प्राइमरी हब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाया गया। यानी इंडिगो को मुंबई से श्रीनगर के लिए लंबी उड़ान भरनी हो या जयपुर से लखनऊ के लिए छोटी उड़ान भरनी हो, सबसे पहले वो अपने सारे पैसेंजर को दिल्ली एयरपोर्ट पर लेकर आएगा और फिर वहां से अलग अलग प्रेस के जरिए अपने पैसेंजर को उनको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। और दोस्तों, इस स्ट्रेटजी से इंडिगो कम से कम प्लेन की मदद से अपने सारे पैसेंजर को उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है और इसके जरिए उनको काफी फ्यूल बच जाता है। 2011 में इंडिगो ने एयरबस को दोबारा से 180 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और इंटरनेशनल फ्लाइट को स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में इंडिगो यह काम पहले भी कर सकती थी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट के परमिशन के लिए यह जरूरी होता है कि वो एयरलाइंस अपने देश में कम से कम 5 साल ऑपरेट कर चुकी हो। इंडिगो ने आगे के कुछ सालों में ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें अपना लॉयल कस्टमर बनाने पर फोकस किया। साथ ही कैश रिजर्व की वजह से मार्केट क्राइसिस या फ्यूल के बढ़ते दाम के बावजूद भी इसके बिजनेस पर कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ा। इसके अलावा इंडिगो की एक और स्ट्रेटेजी बहुत कमाल की है और वह यह है कि इनके पास जितने भी एयरक्राफ्ट हैं वो एक ही मॉडल के हैं, जबकि बाकी एयरलाइंस के पास अलग अलग सर्विसेज देने के लिए अलग अलग मॉडल के एयरक्राफ्ट हैं। अब एक जैसे एयरक्राफ्ट होने से फायदा यह हुआ कि अलग अलग प्लान्स के लिए अलग अलग स्टाफ की ट्रेनिंग या हायरिंग करनी नहीं पड़ी। इन्हें संभालना काफी आसान था और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी लो था। इस तरह कम कॉस्ट प्रोवाइड करके इंडिगो इंडियन एयरलाइंस मार्केट का लीडर बन गया। आज इंडिगो के हर एक दिन 1600 फ्लाइट 101 अलग अलग डेस्टिनेशन को कवर करते हैं और इस एयरलाइंस ने अब तक 3000 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया है। इंडिगो के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।